people, hope you all are doing well. आज हम लोग द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का रिवीजन करेंगे। आप रिवीजन भी समझ सकते हैं या अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इस एक्ट को 23 दिसंबर 1986 में। एनफोर्समेंट में यह आया था गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 1987 और इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 सेक्शंस हैं। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, 1 घंटा भी अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में हम इस एक्ट को खत्म कर देंगे। फिर आधा घंटा और आप अपनी तरफ से लगाइएगा और ये सारे 10 सेक्शंस आप याद कर लीजिएगा ताकि पूरा एक्ट एक बार पक्का हो जाए। तो ये एक्ट जो है वो मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने अलग अलग वीडियोस डाली थी इस एक्ट की। तो अगर आप अलग अलग सेक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वन शॉट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वन शॉट आपका ये एक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से। तो इसमें तो सबसे पहले बात यही है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर ये एक्सटेंड करता है। एंड इसका सबसेक्शन 3 जो कि एक्सटेंट के बारे में बताता है वो कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। कि सॉरी, सबसेक्शन 3 जो है वो इन्फोर्समेंट के बारे में बताता है, मैंने शायद एक्सटेंट बोल दिया। तो एक्सटेंट तो हमें सबसेक्शन 2 ने बताया, सबसेक्शन 3 कहता है कि उस डेट पे ये एनफोर्स होगा जिस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बताएगी। तो वो डेट हम लोगों ने देख ली है, वो 2 अक्टूबर 1987 को ये एनफोर्स हुआ था। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का वो है सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस के बारे में बताता है। लेकिन डेफिनेशंस में बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो कभी भी किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उसकी टाइटल में ही आधा आंसर छुपा होता है। तो इस एक्ट का जो टाइटल है वो है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि विमेन का जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, महिलाओं का जो अश्लील प्रयोजन हो रहा है उसे प्रोहिबिट किया जा सके, रोका जा सके, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है। अगर मैं सिंपल सी लाइन में कहूं, सो प्रोहिबिशन ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, किस चीज का प्रोहिबिशन हो रहा है? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जो भी अश्लील प्रयोजन होते हैं विमेन के उसका प्रोहिबिशन हो रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कोई भी अगर एड आता है उसमें अगर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आप किसी विमेन का कर रहे हो तो यू विल बी बुक्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पब्लिकेशन के थ्रू कर रहे हो, राइटिंग के थ्रू कर रहे हो, पेंटिंग के थ्रू कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके से एन नंबर ऑफ वेज है इंडिसेंट तरीके से किसी भी वुमेन को रिप्रेजेंट करने के। तो उन एन नंबर वेज में से अगर आप किसी भी एक तरीके से या किसी भी 2 तरीके से अगर वुमेन को आप इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यू विल बी बुक्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये तो हो गया इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव। अब हम सेक्शन 2 की डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशंस इसकी क्या कहती हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले इसमें 2A में जो डेफिनेशन हमें बताई गई है वो बताई गई है एडवर्टाइजमेंट की एड की क्या डेफिनेशन होगी वो हमें बताया है। तो पढ़ लेते हैं। इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन made by means of any light, sound, smoke और gas। क्या इंक्लूड करता है एडवर्टाइजमेंट में? कोई भी नोटिस, किसी भी नोटिस पे अगर हो रहा है, किसी सर्कुलर पे हो रहा है, किसी लेबल पर हो रहा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, रैपर पर हो रहा है, इवन अगर विजिबल है किसी भी स्मोक से, गैस से, तो वो भी हम मानेंगे कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी साउंड से भी अगर विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो पा रहा है स्मोक से, गैस से, साउंड से, तो और अगर वो इंडिसेंट है, ठीक है, अगर वो किसी विमेन की डिग्निटी को हार्म कर रहा है तो हम मानेंगे कि इसका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन। आप लोगों को ये जो 2A 2B जो भी है ये सब याद रखना पड़ेगा, आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 2B कहता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सैंपल के थ्रू हो सकता है या तो अदरवाइज हो सकता है। ठीक है, सैंपल के थ्रू हो सकता है या अदरवाइज, सॉरी देखो, सैंपल के थ्रू हो सकता है जो कि फ्री या अदरवाइज हो सकता है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सैंपल के फॉर्म में होगा। आप किसी भी सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे वो फ्री कर रहे हो या अदरवाइज कर रहे हो। अब अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, पेड। ऑब्वियसली जब फ्री नहीं है तो पेड होगा। तो आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, चाहे वो फ्री आप दे रहे हो चाहे वो पेड आप दे रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो जिससे विमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, विमेन को उस पर्टिकुलर सैंपल में अश्लील तरीके से दिखाया जा रहा है, तो वो आपको बुक कर लिया जाएगा इस एक्ट के अंदर। अब सेक्शन 2C जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है, ये बताया इसने कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन का क्या मतलब है। तो सेक्शन 2C बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन का क्या मतलब है। कहता है मीन्स अ डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमन। आप किसी विमेन के फिगर को डिपिक्ट कर रहे हो, हर फॉर्म और बॉडी, उसके फॉर्म को, उसकी बॉडी को, और एनी पार्ट या किसी भी पार्ट को देयर ऑफ इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट। उसको इस तरीके से आप दिखा रहे हो या इस तरीके से आप डिपिक्ट कर रहे हो कि वो इनडिसेंट लग रहा है, अश्लील लग रहा है, और डेरोगेटरी या डेरोगेटरी है या डेनिग्रेटिंग है। डेनिग्रेटिंग का मतलब देखो, आप किसी भी तरीके से विमेन की फिगर को, बॉडी को, किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरीके से आप शो कर रहे हो कि उसके लिए, ये उसकी डिग्निटी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, सो और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर, जिससे क्या हो रहा है, डिप्रेव हो रहा है या करप्ट हो रहा है या इंजर हो रहा है पब्लिक मोरालिटी या फिर मॉरल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं वो क्या है, इनडिसेंट तरीके से हो रहा है, डेरोगेटरी हो रहा है, ठीक है, डेरोगेटरी हो रहा है या डेनिग्रेटिंग हो रहा है। और इससे हो क्या रहा है, बेसिकली इससे हो रहा है इंजर हो रहा है विमेन, मतलब पब्लिक मोरालिटी इससे इंजर हो रही है, करप्ट हो रही है या डिप्रेव हो रही है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन का मतलब क्या है, आप विमेन के फिगर को, बॉडी को या उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को इस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हो कि वो इंडिसेंट है किसी भी विमेन के लिए, डेरोगेटरी है किसी भी विमेन के लिए, डेनिग्रेटिंग है किसी भी विमेन के लिए, जिससे इंजर हो रही है, करप्ट हो रही है, डिप्रेव हो रही है पब्लिक मोरालिटी या फिर पब्लिक मॉरल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 2D की। सेक्शन 2D हमें लेबल के बारे में बताता है कि लेबल क्या होगा। तो लेबल तो देखो हम सब जानते हैं कि लेबल क्या होता है। किसी भी बॉक्स के ऊपर अगर कोई चीज ऐसे चिपकी हुई है तो हम उसे लेबल ही कहते हैं। तो वही है ये, लेबल मीन्स एनीथिंग रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू और अपेयरिंग ऑन एनी पैकेज। यही तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसी पैकेज पर अगर कोई चीज लिखी हुई है, एफिक्स्ड है उसके ऊपर, तो हम उसे लेबल कहते हैं। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है। अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अपने बेयर एक्ट में मार्क कर लो। रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स्ड टू को भी मार्क करो, किसी भी पैकेज पर, एनी पैकेज को भी मार्क करो। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 2E पर। सेक्शन 2E में डेफिनेशन दे दी पैकेज की। सेक्शन 2D में तो लेबल के बारे में बताया, सेक्शन 2E में पैकेज भी बता दिया कि हम किस पैकेज की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैकेज क्या है, पैकेज इंक्लूड्स अ बॉक्स, कार्टन, टिन और अदर कंटेनर। पैकेज में क्या आ गया, बॉक्स, किसी भी तरीके का कोई कार्टन, टिन या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें हम कुछ भी कंटेन कर रहे हैं, तो वो अदर कंटेनर में आ गया। ये सारी चीजें जो होंगी ये पैकेज में आ जाएंगी। फिर सेक्शन 2F में प्रिस्क्राइब्ड के बारे में बताया, तो इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। सेक्शन 2E तक आप लोगों को ये सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। याद करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी ऐसे ही याद हो जाएगा। सेक्शन 2A में सबसे पहले ए से याद रखो कि एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया गया है। एडवर्टीजमेंट में क्या सारी चीजें ऐसे याद कर लो, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है स्मोक से, गैस से, साउंड से,
तो हम कहेंगे, और अगर वो इंडिसेंट तरीके से अगर वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। सेक्शन 2 भी बताता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब एडवर्टाइजमेंट निकल गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, सैंपल्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके, तो ये भी एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट ही आप कर रहे हो, आप सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, सैंपल्स आपने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की, डिस्ट्रीब्यूशन में यही बताया है कि कोई भी सैंपल्स है आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फ्री या अदरवाइज, बस इतनी बात है। सेक्शन 2C में मैंने कहा कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो है मेंशन्ड है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई और सी। ठीक है, आई और सी, आप चाहे आप आइस करके याद रख लो, चाहे जैसे याद रख लो, आइसक्रीम ज्यादा पसंद है तो आइसक्रीम कर लो, या फिर सीधे सीधे आइस कर लो। तो आई और सी बगल बगल आएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है ये 2C में डिफाइंड है। फिर 2C हो गया आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। 2D आपका हो गया लेबल। लेबल के बारे में बताया कि कोई भी चीज कहीं रिटन है, अफिक्स्ड है, स्टैम्प्ड है, ग्राफिक मैटर में, तो वो लेबल हो गए। 2E में अब जहां हमने किसी भी पैकेज पर लेबल लगा हुआ है तो 2E में पैकेज ही बता दिया कि हम कौन से पैकेज की बात कर रहे हैं, और 2F में प्रिस्क्राइब्ड है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो गया याद क्या कहता है? 2A एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता है, 2B आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, 2C आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में बताता है, 2D आपका लेबल के बारे में बताता है, और 2E आपको पैकेज के बारे में बताता है कि हम किस पैकेज की बात कर रहे हैं 2D में। ठीक है, तो यहां हो गई हमारी डेफिनेशंस पूरी। अब हम आएंगे सेक्शन 3 पे और सेक्शन 4 पे। ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, फिर से 10 ही सेक्शन है और ये समझ के चलो कि सब इंपॉर्टेंट है, सारे ही हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, चलो बात करें सेक्शन 3 की और सेक्शन 4 की। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है हमें प्रोहिबिट कर रहा है कुछ चीजों से। कैसे प्रोहिबिट कर रहा है? सेक्शन 3 देखते हैं पहले। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। प्रोहिबिट कर रहा है उन एडवर्टाइजमेंट्स को जो कि इनडिसेंट तरीके से अगर किसी वुमेन को वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो उन एडवर्टाइजमेंट को ये सेक्शन 3 प्रोहिबिट कर रहा है। कहता है, देखो पहले मैं यहां पर लिख दूं, एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। कर क्या रहा है? ये प्रोहिबिट कर रहा है उस एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, कहता है कि नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश, ना पब्लिश करेगा ना कोशिश करेगा, और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट। देखो कोई भी पर्सन, नो पर्सन ना ही पब्लिश करेगा ना ही अरेंज करेगा कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और ना ही टेक पार्ट करेगा, ना ही उसमें हिस्सा लेगा किसी भी तरीके की पब्लिकेशन में या एग्जीबिशन में। कोई भी पब्लिकेशन या एग्जीबिशन जो कि इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है वुमेन को, वहां पर कोई भी पर्सन जो है ना पब्लिश करेगा ना अरेंज करेगा, ना उसको अरेंज कर सकता है वो, ना वो उस पब्लिकेशन को अरेंज कर सकता है, ना उस एग्जीबिशन को वो अरेंज कर सकता है, ना ही उसमें हिस्सा ले सकता है। जब अरेंज ही नहीं कर सकता तो हिस्सा कैसे लेने दे सकते हैं? ना ही उसमें हिस्सा ले सकता है। किसमें हिस्सा ले सकता है? पब्लिकेशन और एग्जीबिशन में। किसी भी पब्लिकेशन और एग्जीबिशन में हिस्सा नहीं ले सकता अगर वो इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विमेन को। फिर उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब इसमें जो है पब्लिकेशन और सेंडिंग के बारे में बता दिया। सेक्शन 4 हम लोग को प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके कोई पब्लिकेशन करने से या फिर सेंड करने से बाय पोस्ट। सो नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, सेल, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट। तो कोई भी पर्सन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, हायर नहीं कर सकता और सर्कुलेट नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता और ना ही पोस्ट कर सकता है कहीं पर भी, मतलब किसी भी पोस्ट को सेंड कर सकता है कहीं पर भी, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो कि इनडिसेंट तरीके से विमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है? इसमें कीवर्ड्स है प्रोड्यूस, सेल, हायर, डिस्ट्रीब्यूट,
सर्क्यूलेट और सेंड बाय पोस्ट। ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हम कौन से चीजों पर नहीं कर सकते? कोई भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर। इन सारी चीजों को हम ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना हायर कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना सर्क्यूलेट कर सकते हैं और ना ही पोस्ट के थ्रू इसे कहीं भेज सकते हैं। अगर ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं विमेन को इनडिसेंट तरीके से तो। अब सेक्शन 4 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 4 के हमारे पास 3 एक्सेप्शन हैं जो कि कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर। वही जो सारी चीजें हमने पढ़ी, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। इसमें जो क्लॉज 1 है वो कहता है द पब्लिकेशन विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड। कोई ऐसा पब्लिकेशन है जो कि फॉर पब्लिक गुड है, अगर कोई ऐसा पब्लिकेशन है जो कि फॉर पब्लिक गुड है अगर, तो वो कर सकते हैं हम लोग, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। और या फिर इंटरेस्ट ऑफ साइंस है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, अगर वो इंटरेस्ट ऑफ साइंस है, कोई भी पेंटिंग अगर ऐसी है, कोई पेपर है, फिल्म है, स्लाइड है, कुछ भी है, अगर वो इंटरेस्ट ऑफ साइंस है, लिटरेचर है, आर्ट है और इससे लर्निंग हो सकती है और लोगों की, और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न, तो इन सारी चीजों के लिए सेक्शन 4 के अंडर आप बुक नहीं कर सकते हो किसी भी पर्सन को। अगर वो पब्लिक गुड के लिए है, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, किसी भी लर्निंग के अगर चीजों के लिए है, तो आप उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो इंडिसेंट तरीके से विमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इसमें जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है विच इज केप्ट और यूज्ड फॉर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस। और अगर बोनाफाइड गुड फेथ में अगर वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है तो भी हम नहीं कहेंगे कि वो इंडिसेंट तरीके से विमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप पिछले काफी जो पुराने टेम्पल्स हैं अगर आप वहां पर देखोगे तो कई सारे ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो कि इस तरीके से बोनाफाइड पर्पस, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अभी हम स्कल्पचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लॉज बी कहता है एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन। अगर कोई भी स्कल्पचर है, कोई कहीं पर एनग्रेव किया हुआ है, कहीं पर पेंट किया हुआ है और अदरवाइज रिप्रेजेंट या किसी भी और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इन एनी एशियंट मॉन्यूमेंट। काफी सारे जो पुराने टेम्पल्स हैं अगर आप वहां पर देखेंगे तो इस तरीके काफी स्कल्पचर्स आप लोगों को वहां पर मिलेंगे। विद इन द मीनिंग ऑफ एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ये एक्ट का एक नाम दिया हुआ है। कोई भी ऐसा एशियंट मॉन्यूमेंट है जो कि इस एक्ट के अंडर है और अगर वहां पर ऐसा कोई स्कल्पचर एनग्रेव्ड पाया जाता है तो हम नहीं कहेंगे कि वो इंडिसेंट तरीके से विमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड क्लॉज बी का कहता है एनी टेम्पल और ऑन एनी कार यूज्ड फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पस। अगर कार ऐसी कोई यूज करी जा रही है किसी भी आइडल के कन्वेंस के लिए या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करी जा रही है तो उसे हम नहीं कहेंगे कि इंडिसेंट तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन क्लॉज सी जो है लास्ट, इसका जो एक्सेप्शन है वो कहता है एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो कोई भी ऐसी फिल्म अगर इसके रिस्पेक्ट में है तो वहां पर भी इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट हम नहीं कहेंगे कि किया जा रहा है विमेन को। अब सेक्शन 5 कहता है पावर टू एंटर एंड सर्च। अब किसके पास पावर है एंटर करने की और सर्च करने की वो हमें सेक्शन 5 में बताया गया। एक चीज जो मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी जो इम्पोर्टेंट है कि ये एक्ट नंबर 60 है 1986 का। ये एक्ट नंबर आपको हर एक एक्ट का याद होना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जरूरी है एक्ट नंबर याद होना। इससे प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इस एक्ट का नंबर क्या है। सेक्शन 5 कहता है पावर टू एंटर एंड सर्च। किसके पास पावर है एंटर करने की और सर्च करने की? ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। कोई भी गस्टेड ऑफिसर जिसको ऑथराइज करेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी गस्टेड ऑफिसर जो है ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट वो एंटर कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। कोई भी वहां पर एंटर कर सकते हैं रीजनेबल टाइम पर लेकिन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नहीं कि आप रात के 12 बजे किसी के यहाँ जा रहे हैं सर्च करने के लिए, नहीं, रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए, वर्किंग आवर्स में होना चाहिए।
सीज एनी एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्ररी टू एक्ट, अगर कोई इस एक्ट के कॉन्ट्ररी अगर आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट मिल रहा है उस जगह से तो आप उसको सीज कर लें। एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट फाउंड, और अगर कोई भी आपको रिकॉर्ड, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट मिल रहा है तो आप उसको भी एग्जामिन करेंगे। ये सब करेगा कौन? ये गस्टेड ऑफिसर करेगा, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी भी ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट एंट्री नहीं ले सकते। कोई भी गस्टेड ऑफिसर ड्वेलिंग हाउस में एंट्री नहीं ले सकता। ड्वेलिंग हाउस वो होता है जहां पर लोग रह रहे होते हैं, किसी का प्राइवेट घर जो होता है, वहां विदाउट वारंट आप एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है। और सीआरपीसी 1973 जो प्रोसीजर सर्च और सीजर का होता है वही यहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा। सीआरपीसी के जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। लास्ट चीज कहता है कि अगर कोई भी चीज सीज करी है, अगर इस एक्ट के कॉन्ट्ररी कुछ मिला है और अगर उसको सीज किया गया है तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करें और ऑर्डर ले, उनसे ऑर्डर लेकर के कस्टडी करें। ठीक है। अगर कोई भी चीज आपने सीज करी है तो सबसे पहले नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है। और उनके ऑर्डर लें, टेक हिज ऑर्डर फॉर कस्टडी। तो ये हमने बताया सेक्शन 5 में, पावर टू एंटर एंड सर्च। अब आते हैं हम सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 कहता है, पेनल्टी के बारे में बताता है, पनिशमेंट के बारे में बताता है कि अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रवीन करता है सेक्शन 3 को और सेक्शन 4 को, इस एक्ट के कॉन्ट्ररी अगर काम करता है तो किस तरीके की पेनल्टी लगेगी, वो हमें सेक्शन 6 बताता है। तो देखो, फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, अगर पहली बार किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है, पहली बार अगर उसका कन्विक्शन हुआ है इस एक्ट के अंदर, तो 2 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट होती है। अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा। ठीक है। एंड फाइन है यहाँ पर, और नहीं है, मतलब कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट तो होगी, साथ ही साथ फाइन भी लगाया जाएगा। और फाइन की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम 2000 रुपीज तक होगी, मैक्सिमम 2000 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये पहले कन्विक्शन की बात है। सेकेंड कन्विक्शन है या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है अगर हम कहें तो मिनिमम इसकी जो पनिशमेंट है, अगर सेकेंड कन्विक्शन हो रहा है तो मिनिमम जो इसकी पनिशमेंट है वो है 6 महीने और 10,000 रुपए तक का फाइन प्लस, ठीक है, 6 months एंड 10,000 रुपीज का फाइन लगेगा। मैक्सिमम जो है वो 5 साल की है और 1 लाख रुपए तक का फाइन है, 1 लाख रुपीज का फाइन है। तो बस इतना ही है सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में क्या बताया, पेनल्टी बताई हमें, पनिशमेंट किस तरीके से होगी। अगर पहली बार अगर किसी को कन्विक्ट किया गया इस एक्ट के अंदर तो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन होगा जो कि 2,000 रुपए तक हो सकता है। सेकेंड कन्विक्शन या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर है तो मिनिमम 6 महीने की, मिनिमम सेकेंड कन्विक्शन में मिनिमम जो है वो 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर है बहुत ही ग्रीवियस कुछ ऐसा ऑफेंस किया हुआ है जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 5 years की है और 1 लाख तक का फाइन इसमें लग सकता है। सेक्शन 7 बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में। तो इसमें देखो, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें कंपनीज के, अगर कोई कंपनी ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो किस तरीके से पनिशेबल है, कौन उसका इंचार्ज होगा, ये सारी चीजें हमें सेक्शन 7 बताता है। तो देखा जाए तो इस सेक्शन 7 में 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। वो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि किसको गिल्टी पाया जाएगा ऑफेंस के लिए। तो जो पर्सन इंचार्ज होगा बिजनेस का, किसको गिल्टी पाया जाएगा, जो पर्सन इंचार्ज होगा उस बिजनेस का, उसको हम गिल्टी करेंगे कि ये बंदा गिल्टी है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ, लेकिन ध्यान रखो कि ऑफेंस कमीशन के समय पे जो पर्सन इंचार्ज था उसको गिल्टी माना जाएगा। बाद में कोई इंचार्ज हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय पे जो इंचार्ज था उसको गिल्टी माना जाएगा। कब हम कहेंगे कि कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है,
व्हेन नो ऑफेंस, कब हम मानेंगे कि कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। सो इफ पर्सन प्रूव्स ऑफेंस वाज डन विदाउट हिज नॉलेज, जो बिजनेस का इंचार्ज था, मान लो कि अगर उसको अक्यूज किया गया उस बिजनेस के इंचार्ज को, तो हम कब माने कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है? तो या तो वो बंदा ये प्रूव कर दे कि ये सब जो कुछ भी हुआ, ये जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ, कुछ भी हुआ, ये जो है उसकी नॉलेज के बगैर हुआ, विदाउट हिज नॉलेज हुआ, ठीक है, विदाउट हिज नॉलेज हुआ, वो ये प्रूव कर दे। और या फिर ही एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट इट, या फिर उसने जो है ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया उसको प्रिवेंट करने के लिए, इस जो भी एक्ट या ऑफेंस कमिट हुआ उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो कह देंगे कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। किसको पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट किसको मिलेगी, हु विल बी पनिश्ड? तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, जो भी हेड होता है उसी को पनिशमेंट मिलती है। डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी। डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स जो भी हैं कंपनी के, उन्हें मिलेगी पनिशमेंट, उन्हें पनिश किया जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 8 पर आते हैं। सेक्शन 8 में कुछ बताया नहीं, सेक्शन 8 में सिर्फ बताया है कि ये जो ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर कमिट होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। तो इनका नेचर होता है, ये बेलेबल होते हैं और कॉग्निजेबल होते हैं। बेलेबल होने का क्या मतलब है कि इनको जो है बेल मिल जाती है, ठीक है, तो बेलेबल और कॉग्निजेबल होते हैं। सेक्शन 8 तक हो गया। अब सेक्शन 9, सेक्शन 9 बहुत सिंपल सी बात कहता है, प्रोटेक्शन देता है कोई भी एक्शन अगर इस एक्ट के अंडर लिया गया है, और अगर वो एक्शन गुड फेथ में लिया गया है तो उस इंसान के खिलाफ कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग जो है वो दायर नहीं हो सकती। सेक्शन 9 को एक बार हम लोग बैराक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 9 कहता है, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई भी दूसरी लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी सूट दायर नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गुड फेथ में काम किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो। अगर उन्होंने गुड फेथ में कोई भी काम किया है तो उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते। सेक्शन 10 में बताया है पावर टू मेक रूल्स के बारे में, कि किसके पास पावर है रूल्स बनाने की। तो इस सेक्शन को हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है रूल्स को बनाने की। जो भी इस एक्ट के अंदर जो रूल्स बनते हैं उसका जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा एक्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग रिवाइज करना चाहे होंगे तो आप लोगों का ये पूरा एक्ट रिवाइज हो गया होगा। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।